नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 के विनर्स और उसमें से हमें क्या लर्निंग सीखने मिलेगी या क्या हमें लेसन्स लेने चाहिए। तो स्पेसिफिकली मैं सिर्फ यहाँ पे निफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप 400 के जो स्टॉक्स है ना, मतलब स्मॉल कैप 250 और मिड कैप 150, इसके स्टॉक्स का हम लोग लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और ये वीडियो का जो मेन इंटेंशन है ना बनाने का, वो ये है कि प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम कॉमन 3-4 ऐसे पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉमन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो एक विनर में होते हैं। अब ये करने से हमारा क्या फायदा होगा? हमारा ये फायदा होगा कि ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आने वाले दूसरे स्टॉक्स में हम अप्लाई करेंगे। तो अभी ये सब करने से क्या होगा कि आप किसी भी स्टॉक में गेस नहीं करोगे, आप उसका ऑब्जर्वेशन करोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये 4 या 3 में से जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी भी नेक्स्ट स्टॉक्स में आते हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कि वो एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक बने। तो देखो, अब ये करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कौन से स्टॉक्स ने कितना परसेंट रिटर्न दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 डाल दिया है और मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 और उसको स्कैन कर दिया। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ऑब्वियसली निफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप 400 है तो 400 ही स्टॉक्स हो गए। और उसमें से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर पीरियड में जाके मैंने फिल्टर लगा दिया कि भाई हायर से लोअर मुझे दिखा दो। तो अब हम जनरली ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स के भी हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं 20-25 नंबर तक, पर फिर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। बट मैं आपको मेन क्रक्स समझाने के लिए हम लोग सिर्फ 10 स्टॉक में से देखेंगे कौन से स्टॉक का क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था। तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो टॉप 10 स्टॉक है उसका नाम है फोर्स मोटर, एथर इंजीनियरिंग, एथर एनर्जी, उसके बाद एलटीएफ, फिर हिंद कॉपर, आरबीएल बैंक, एबी कैपिटल, जीएमडीसी, नवीन फ्लोराइन, लॉरस लैब और एमसीएक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो वो स्टॉक्स ने लास्ट ईयर में कितना रिटर्न दिया है फाइनेंशियल ईयर में। तो 200% है, फिर 150 है, 130 है, 100 है, 109 है, 99 है, 85 है, 80 है और 70 जितना है। ओके, तो अभी ये सारे स्टॉक्स का हम लोग एक एक करके चार्ट देखेंगे और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 या फिर आप बोल सकते हो कि सबसे पहला कॉमन एक ट्रेल क्या है ये सारे स्टॉक्स में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे एल एन टी फाइनेंस है। अब आप यहाँ पे देखो एल एन टी फाइनेंस में कॉमन क्या था कि 2017 का ब्रेकआउट इसने ऑलमोस्ट 2025 में किया, तो एक लंबा बेस था। अभी अगर हम दूसरा स्टॉक देखें तो ये ए बी कैपिटल है, इसमें भी देखो 2017 का ब्रेकआउट हुआ था 2025 में, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम और एक स्टॉक देखें, ये है लॉरस लैब। लॉरस लैब में भी वही एग्जांपल है कि 2021 का ब्रेकआउट इसने भी किया था 2025 में, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम और एक एग्जांपल देखें तो ये फोर्स मोटर है। फोर्स मोटर में भी बेस तो था, पर फोर्स मोटर का बेस इतना बड़ा नहीं था क्योंकि उसका जो मेन ब्रेकआउट है वो 2024 में ही हो गया था। पर अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो तो वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बेस था जो 2016 का था। तो भले ये 2025 में इसने लंबा बेस ब्रेक नहीं किया था, छोटा सा ही बेस अपना ब्रेकआउट किया था, बट इसमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पे पहले से था कि इसने अपने 2024 में ही अपना सबसे लंबा बेस ब्रेकआउट कर दिया था। उसके बाद अगर आप एम देखोगे तो उसने भी 2012 का जो इसका जो बेस है वो इसने ब्रेक किया था 2023 में। अब अगेन ये 23 था, 25 नहीं था। बट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं सारे स्टॉक्स में देखूं, अगर हम हिंद कॉपर भी देख लेते हैं तो ये हिंद कॉपर का अभी का चार्ट है, ये भी अपना 2010 का जो बेस है वो अभी ब्रेक कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी एक चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ होती है कि ये जो सारे स्टॉक थे ना, ये सारे स्टॉक में एक कॉमन एलिमेंट तो ये था सबसे पहला कि इन्होंने अपना जो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है वो बहुत सालों के बाद
एक ब्रेकआउट किया था। और ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको किसी दूसरे स्टॉक्स में मिले तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये एक मल्टीबैगर बन सकता है। सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। जनरली हम इंडियन इन्वेस्टर है ना, इंडिया के मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं या करते हैं हम लोग इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट। बट हम लोग एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से मिस कर देते हैं कि जो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है, जो ग्लोबल मार्केट की अच्छी लीड कंपनी है, वो ज़्यादातर इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है। अब जैसे अमेजॉन हो गया, मेटा हो गया, नेटफ्लिक्स हो जाता है, या फिर एप्पल या गूगल, ये सारी कंपनी मार्केट को लीड करती है, बट जनरली हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में देखते हैं अच्छे एक मल्टी बैगर स्टॉक्स के, ये सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यूएस मार्केट के स्टॉक्स में भी अप्लाई होते हैं। क्योंकि जो बिहेवियर होता है प्राइस एक्शन का, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो यहाँ पे भी सेम होता है और वहाँ पे भी सेम होता है। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आप यूएस मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आप मुझे बोलोगे कि भाई यूएस मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो देखो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है आप ट्रेड तो किसी भी स्टॉक में कर सकते हो, उसमें आपको मूवमेंट की ज़रूरत होती है। बट अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब हम किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं उसमें ये पसंद करूंगा कि मेरी जो कंपनी है वो ग्लोबल में लीडर हो। अब जनरली अगर आप देखोगे ना ग्लोबल लीडिंग कंपनी के बारे में, तो ये मोस्टली यूएस की होती है। अगर आप टेक्नोलॉजी देखो, एआई की देखो, क्लाउड्स की भी जितनी जो लीडिंग कंपनी है वो भी यूएस की है। जो बड़ी बड़ी कंज्यूमर ब्रांड्स है वो भी यूएस की है। जो भी इनोवेशंस होते हैं बड़े सारे यूएस कंपनीज की तरफ से होते हैं। और यहाँ पे कैसा होता है ना, ये कंपनी जनरली ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, ये कंपनी ट्रेंड को बनाती है। अब और एक अगर आप रीज़न यहाँ पे देखो, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारा इंडियन मार्केट हमेशा आउट परफॉर्म तो करता ही है, बट हम हमेशा यूएस मार्केट के पीछे ही होते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि यूएस मार्केट हमेशा लीड करता है परफॉर्मेंस में। अगर आप लॉन्गर टर्म के होराइजन में देखो और अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो ऑलरेडी यूएस मार्केट और दूसरे अदर मार्केट ने ही ज़्यादा लीड किया है। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो हम लोग सारे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मिस कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं, वो है हमारा रुपये का डिप्रिसिएशन और डॉलर का स्ट्रांग होना। अगर आप पिछले एक साल में देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 4 या 5% से हमारा रुपी डिप्रिशिएट हुआ है और डॉलर उतना ही स्ट्रांग हुआ है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो हर साल मेरे ख्याल से 3 और 4% से जो डॉलर है वो अप्रिशिएट होता ही रहता है। तो यहाँ पे यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पास एक डबल ये आ जाता है कि हमें यूएस स्टॉक्स का भी रिटर्न मिलता है, एज वेल एज हमारा जो रुपी डेप्रीशिएशन का जो हमारा प्रॉब्लम है उससे हम डॉलर में जो एप्रिसिएशन होता है उसका भी हमें फायदा मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई हम यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो देखो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो है आईएनडी मनी, और ये मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। अब देखो आप आईएनडी मनी यूज़ करके आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको 5 मिनट लगता है आपका जो लॉगिन प्रोसेस है केवाईसी करने के लिए, और उसके बाद आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या फिर यूएस में जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं चलता है ईटीएफ इन्वेस्टमेंट का, बट यूएस में आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि देखो वैनगार्ड करके एक ईटीएफ है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे हम एक स्टॉक खरीदते हैं तो उसकी पूरी वैल्यू देनी पड़ती है, बट आप यहाँ पे एक फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, मतलब आप एक पूरा शेयर नहीं उसका पार्ट भी खरीद सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैनगार्ड ईटीएफ में कितने स्टॉक्स होते हैं। अब समझो मैं यहाँ पे $1.01 का इन्वेस्टमेंट करता हूं और मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ये विद इन मतलब एक झटके में हो जाता है और मुझे यहाँ पे ये लिख के भी आ जाता है कि भाई आपका ऑर्डर इतने टाइम में कंफर्म हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। इनफैक्ट आप यहाँ पे स्टॉक्स भी सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक नेटफ्लिक्स का स्टॉक है, फॉर एग्जांपल मैं उसको सेल करना चाहता था पहले, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मेरे को $1.5 का सेल करना है और मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया। ये भी बहुत ईजिली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जो यहाँ पे
एग्जीक्यूशन है या फिर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत इजीली कर सकते हो। एंड इनफैक्ट आप फ्रैक्शनल में भी बाय कर सकते हो। अब देखो सब कुछ यहाँ पे डिजिटली होता है, आरबीआई का जो एलआरएस रूट है उसके थ्रू होता है। और आप यूएस स्टॉक की जगह पे आप ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क नहीं है यहाँ पे। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे हमारे टैक्सेस कैसे लगते हैं। तो देखो जो मेन कॉस्ट होता है ना वो फॉरेक्स कन्वर्जन का होता है, और आईएनडी मनी में वो आपको बेस्ट ही मिलेगा, इनफैक्ट बैंक से भी अच्छा मिल सकता है। दूसरा जो होता है ब्रोकरेज, जो यूएस स्टॉक्स में वो जीरो या एकदम लो होता है। और यहाँ पे जो भी आपको डिविडेंड पे टैक्स लगता है ना वो यूएस में ही डिडक्ट होता है, लेकिन आप अपनी जब रिटर्न फाइल करते हो तब ये जो डिडक्ट होता है उसको आप क्लेम कर सकते हो। और इसके लिए जो भी डिस्क्लोजर पेपर लगता है वो आईएनडी आपको रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीजें दे देगी। आईएनडी मनी बिल्कुल सेफ है बिकॉज ये सेबी रजिस्टर्ड इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है, और यूएस में जो ग्लोबल कस्टोडियन होता है उससे रेगुलेटेड है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आईएनआर प्लस यूएसडी का आपको प्रॉपर क्लियर ट्रैकिंग मिलता है। इनफैक्ट अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो प्लस आपका यूएस स्टॉक मार्केट में भी एक ही पोर्टफोलियो से एक ही ऐप से सारी चीज हो जाती है। देखो अब ये ट्रेडिंग का कोई शॉर्टकट ऐप नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन का एक प्लेटफॉर्म है। इन शॉर्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, यूएस में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, क्वालिटी बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म का आपका अच्छा होराइजन हो जाता है। तो ये सारी चीज आपको आईएनडी मनी ऐप से मिल जाएगी। अगर आप लोगों को आईएनडी मनी में यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और ये सारी चीजें चेक करनी है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम जाते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में जो 2025 के विनर स्टॉक्स में थे। जितने भी सारे स्टॉक थे ये अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जैसे अगर आप ये फोर्स मोटर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, देखो इसका पहले लो यहाँ पे था, फिर इसने अपना एक लो यहाँ पे बनाया, और इसका हाई भी ऑटो मतलब पहले यहाँ पे था और फिर यहाँ पे हो गया। अगर आप एल&टी फाइनेंस में भी देखोगे, ये मंथली टाइम फ्रेम का है, तो आप यहाँ पे देखो पहले इसका लो यहाँ पे था, फिर इसने अपना हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाया। अगर आप लॉरस लैब को देखोगे तो ब्रेकआउट करने के बाद इसने भी अपना हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाया। अगर आप ये एक बार ये MCX को देखोगे तो यहाँ पे आपको ये हायर लो हायर हाई वाला स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा कि एक बार ये स्टॉक ने अपना जो लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट है, जो बेस का ब्रेकआउट है वो किया, उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक अपना बेस बनाते गए और हायर लो हायर लो हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते गए। और अगर हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ये सारे स्टॉक्स में क्या कॉमन था, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि MCX के टाइम पे जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। इनफैक्ट जब इसने सेकेंड टाइम ब्रेकआउट किया वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट किया वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर हम हिंद कॉपर की बात करें तो हिंद कॉपर में भी जब ब्रेकआउट हुआ तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग एक बार लॉरस लैब को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉरस लैब में भी ब्रेकआउट बहुत ही मतलब क्लीन ब्रेकआउट हुआ था। अगर हम AB कैपिटल को देखें तो AB कैपिटल में भी आप देख सकते हो कि इसका जो ब्रेकआउट है वो बहुत क्लीन और बहुत लाउड ब्रेकआउट हुआ था। अगर हम एक बार L&T फाइनेंस के चार्ट को देखें तो आप यहाँ पे देखो इसके अंदर भी इसका ब्रेकआउट बहुत क्लीन और लाउड था। और अगर आप एक बार फोर्स मोटर के चार्ट को देखते हो, और इसका हम पहले से भी देखे, अगर आप यहाँ पे देखो जब इसने पहली बार भी ब्रेकआउट किया था वो भी बहुत क्लीन और लाउड था, और जब इसने सेकेंड टाइम ब्रेकआउट किया वो भी बहुत क्लीन एंड लाउड था। तो ये हमारा तीसरा एलिमेंट होता है एक विनर वाले स्टॉक में, या फिर आप बोल सकते हो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक में। और जो चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये सारे स्टॉक में मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि एक बार ये स्टॉक ब्रेकआउट करते हैं ना तो इनका जो ट्रेंड है वो बेसिकली अपसाइड ही होता है। आप यहाँ पे देखो, अगर आप फोर्स मोटर का मंथली चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक बार ये स्टॉक ने 5000 पे ब्रेकआउट किया, फिर ये ऑलमोस्ट 10,000 तक गया, वापस नीचे आया। अब ऑब्वियसली ये 10,000 से जब 6,000 आया था ये बहुत ही बड़ा करेक्शन माना जाता है। बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये अपना नया हायर लो बनाने आया था। अगर आप L&T फाइनेंस देखोगे, और इसने तो अभी रिसेंटली ही ब्रेकआउट किया था,
बट अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम को हटा के वीकली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि एक बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और फिर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। अगर आप AB कैपिटल का भी एक बार वीकली टाइम फ्रेम लगा के देखोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यूसली ये एक अप ट्रेंड में है। अगर आप लॉरस लैब का भी देखोगे तो आपको वहाँ पे भी यही सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, और अगर आप MCX का देखोगे तो वहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली एक अपसाइड ट्रेंड दिखेगा। अब देखो, अगर आपको ऐसे ट्रेंड नहीं समझ में आता है ना, तो मैं आपको एक और हैक बता सकता हूँ। आपको क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज को लगा देना है। अगर वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में, तो जनरली उसका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और अगर आप RSI फॉलो करते हो तो जनरली लोग है ना RSI को बहुत ही गलत तरीके से लेते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाली तरीके से लेते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में RSI 60 के ऊपर है तो हम ऐसे मान सकते हैं कि इसका जो मोमेंटम है वो अभी भी स्ट्रांग है। तो देखो, ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 स्टॉक्स में देखें, अगर हम सिर्फ टॉप 10 की ही मैंने यहाँ पे बात की, अगर आपको आगे दूसरे स्टॉक करने हैं तो मैं आप दूसरे स्टॉक्स के नाम यहाँ पे बता दूंगा जो टॉप 20 है, बाकी के 11 नंबर से 20 नंबर के। आप ये सारे स्टॉक्स के भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जाके चेक कर सकते हो, और मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इसमें भी जो मैंने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 4 बताए, जो ट्रेल जो 4 बताई ना, वही मोस्टली ये सारे स्टॉक्स में आपको मिलेगी। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप US मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में IND मनी की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।